जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रति एग्जाम 2023 में 26 मई 2023 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस एमपीजी के करंट अफेयर हिंदी के क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की आने वाली शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता चल सकेगा कि आप लोगों के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा गया है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो यह क्वेश्चन कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है। राइट आंसर होगा बलदेव सिंह। ठीक है, क्योंकि कल आप लोगों से पूछा गया था कि वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो आपका आंसर था राजनाथ सिंह। तो आज पूछ लिया गया कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो आंसर होगा बलदेव सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर पूछा गया है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दादरा और नगर हवेली का क्षेत्र भारत में शामिल किया गया था। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दादर और नगर हवेली के क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया था। राइट आंसर होगा 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्ष 1961 में संविधान में 10वें संशोधन ने दादरा और नगर हवेली को भारत का हिस्सा बना दिया और 1987 में इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। कल आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, जिसका आंसर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान था। आज पूछ लिया है कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़कर जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वह है आप लोगों का दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। जो कि इसकी बात की जाए क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 0.03 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, आलू में कौन सा रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झुलसा रोग। आलू में झुलसा रोग होता है। इसमें जो आलू होती है उसके पत्ते काले हो जाते हैं और आलू खराब हो जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखिए हिंदी से क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं। पूछा गया था, अजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लोकोक्ति है, ये अक्सर हम सुनते रहते हैं। आपसे पूछा गया कि इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वह क्या होगा। ये मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह क्या होगा। तो राइट आंसर है, गुण की कमी होने पर भी उसी गुण के होने का दिखावा करना क्या कहलाता है। इसे लोकोक्ति में क्या कहा जाता है, अतझल घघरी छलकत जाए। मतलब कम ज्ञान होने पर भी अपना ज्ञान बांटना या दिखावा करना कि मेरे पास काफी ज्यादा ज्ञान है। मतलब गुण की कमी होने पर भी गुण के होने का दिखावा करना ही इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, आगरा के किले को विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया। राइट आंसर वर्ष 1983 में। आगरा के किले को वर्ष 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था, तब आप क्या बताएंगे। तो आंसर होगा सम्राट अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। तो यह आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। मतलब इसे देखिए, टोटल कितनी भाषाएं हैं अभी वर्तमान में, तो 22 भाषाएं। तो 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया था, सिंधी भाषा को। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। सिंधी भाषा को वर्ष 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जब संविधान का निर्माण हुआ तो मूल रूप से मात्र 14 भाषाओं को ही शामिल किया गया था, परंतु बाद में 1992 में अधिनियमित 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं, जिसमें कोंकणी, मैतेई जो कि मणिपुर की भाषा है, और नेपाली भाषा को भी शामिल किया गया। तो 14 और 3 कितनी हो गई, 17। अभी देखिए इनकी संख्या में और वृद्धि हुई। फिर 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया, जिससे भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 22 हो गई। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है, तो आपका आंसर होगा 22 भाषाएं शामिल है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में सबसे आखिरी में किन भाषाओं को शामिल किया गया, तो आपका आंसर होगा बोडो,
डोगरी, संथाली और मैथिली, इन चारों का नाम याद रखेंगे। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हो गई? 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं शामिल की जा चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा, देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन था, राइट आंसर है 7। मूल मात्रकों की कितनी संख्या होती है? तो आपका आंसर होगा 7 मूल मात्रक होते हैं। जैसे देखिए मीटर, ये लंबाई का मात्रक होता है, किलोग्राम, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, सेकंड समय का, एम्पियर विद्युत का, और केल्विन ताप का, कैंडेला होता है, ठीक है, ज्योति तीव्रता का, और मोल होता है यहाँ पर आणविक द्रव्यमान का। तो ये 7 प्रकार के क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने दिया? उनकी मृत्यु कब हुई थी? देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा वालेस स्मिथ ब्रोकर ने। ग्लोबल वार्मिंग शब्द जो है यह वालेस स्मिथ ब्रोकर ने दिया गया था, इनके द्वारा दिया गया था, जो कि जलवायु वैज्ञानिक थे। और इनका निधन जो है 18 फरवरी 2019 को हुआ था। और उन्हें विज्ञान जगत में जलवायु विज्ञान के पितामह के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण कहाँ से किया गया था? तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार था, स्टूडेंट हमें क्लियर नहीं कर पाए हैं कि यह क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था, लेकिन करंट अफेयर से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में मोदी जी की जो मन की बात, हर मंथ के लास्ट संडे को मोदी जी अपनी मन की बात रखते हैं, जिसमें वो कई ऐसे मुद्दे रखते हैं जिसके द्वारा वह भारत की जनता से सीधे जुड़ पाते हैं। तो यह मन की बात के 100वां एपिसोड हाल ही में कंप्लीट हुआ है। तो यह कहाँ से प्रसारित किया था? कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हम कंफर्म नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से रिलेटेड। यहां पर देखिए अनुच्छेद 300A का संबंध किससे है? आप लोगों से पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद 300A का संबंध जो है संपत्ति के अधिकार से है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ था, अब यह संवैधानिक अधिकार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कृष्णमूर्ति का संबंध। देखिए इनके आगे नाम जो है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। पूरा नाम क्या है? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर होगा यामिनी कृष्णमूर्ति जो है यह भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, जिन्हें वर्ष 1968 में पद्मश्री, वर्ष 2001 में पद्म भूषण और वर्ष 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से? आंसर होगा तमिलनाडु से। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है दिवंगत चंद्रा नायडू का संबंध किस क्षेत्र से? हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो आप लोगों से करंट अफेयर में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दिवंगत चंद्रा नायडू का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आप देख सकते हैं आज 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को बता दिए हैं। राइट आंसर होगा यह क्रिकेट में कमेंटेटर थी। दिवंगत चंद्रा नायडू जो है यह भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आप लोगों से डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी? तो आंसर होगा चंद्रा नायडू। अब चंद्रा नायडू कौन थी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए चंद्रा नायडू के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि वह देश के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू की बेटी थी। आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के टेस्ट मैचों के पहले कप्तान कौन थे? तो आंसर होगा सीके नायडू। सीके नायडू और यह भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रह चुके हैं टेस्ट मैचों में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, जो कि सिकंदर महान के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वर्ष 1944 में। जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो नए अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं वह हैं भारतीय मूल के अजय बंगा, जिनका कार्यकाल जो है यह 2 जून से प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में कौन बनाए जा रहे हैं भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष? तो आंसर होगा अजय बंगा, जिनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होने वाला है? 2 जून से प्रभावी होने वाला है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, 2 जून से आगे वाली शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर होगा 3 प्रकार के।
रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के, सरल, साधारण, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल या साधारण एक ही होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी फॉरेस्ट और जेपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हाल ही में कंडक्ट कराए गए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों के पेपर जरूर लगाएं। और यह सभी शिफ्टों के पेपर ऑल शिफ्ट के जो पीडीएफ फाइल है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से क्लिक करके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें डीसी क्लासेस का, और वहां पर आप लोगों को यह सारी पीडीएफ फ्री में पढ़ने को मिल जाएंगी। साथ ही डेली लेक्चर्स भी आप लोगों को इस ऐप पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अनुच्छेद 21 का संबंध किसमें है, किससे है? तो राइट आंसर होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। ये तो जरूर पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो आंसर होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का तेलंगाना में। रामप्पा मंदिर जो है यह तेलंगाना में हैदराबाद से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल नाम जो है वह रुद्रेश्वर मंदिर ही है, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह भारत का 39वां विश्व विरासत स्थल है। तो हम कह सकते हैं कि रामप्पा मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। तो ये थे आज के 19 टॉप क्वेश्चन जो कि आप लोगों की एग्जाम में पूछे गए थे, जो हम आप लोगों को लेकर आए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी पीडीएफ फ्री में पढ़ना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।